हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपका कॉमर्स, साइंस, होम साइंस और संस्कृत का रिजल्ट आ चुका है। सो आप सभी ने अपना रिजल्ट मिला लिया होगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस चैनल पर हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, तो हम इंग्लिश की भी बात करेंगे। बट उसके पहले जो आने वाले इट मीन्स 16th ऑफ फेब से लेके 23 ऑफ फेब इस वीक में जैसा अनुमान था कि रिजल्ट आ ही जाएगा। और आपने देखा कि क्रमवार जो कॉमर्स, साइंस, होम साइंस और संस्कृत जो विषय दिसंबर माह में लगे हुए थे मैथ और हिंदी के साथ, उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद जो जनवरी माह में लगे हुए थे, उनका रिज़ल्ट में भी इसी वीक के अंदर या फिर इस मंथ के लास्ट तक, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक के एंड तक आपको मिल जाएगा। अगर कुछ आयोग की तरफ से देरी हुई या फिर से वो ओएमआर स्कैनिंग में रोल नंबर को मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं। रोल नंबर की मैनुअल चेकिंग क्या है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे, बट फिर भी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। तो अगर वो रोल नंबर की मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज हम उम्मीद कर सकते हैं इस वीक के लास्ट तक हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन रिजल्ट्स का हमारे आने वाले रिजल्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप एक चीज़ देखिएगा कि इन चारों में हमें 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले, ठीक है। अब 15 गुना अभ्यर्थी जब नहीं मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एग्ज़ाम की में अगर कोई मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए और अपनी मानक के अकॉर्डिंग जनरल, जैसा मैंने हमेशा कहा है आपको, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 40% अंक और यहाँ पर एससी और एसटी 35% अंक लेकर आ जाएँ तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको भी अपने विश्वविद्यालय जहाँ कहीं से भी आपने पढ़ाई की होगी, उसका आपको अनुभव होगा। क्योंकि आप हमेशा ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कहीं पर भी अगर आप लिखने वाली परीक्षा है, राइटिंग वाली, तो आपको फुल नंबर नहीं मिलते। ओएमआर में, एमसीक्यू में फुल नंबर मिल जाते हैं, बट राइटिंग में नहीं मिलते। अगर 12 नंबर के क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन हैं तो 4 से लेके 5, 6 यही नंबर वो देते हैं, फुल नहीं देने वाले। तो आपका टोटल 100 में से जो आंकड़ा बनेगा वो बनेगा तकरीबन 70, 80, 85 यही बनता है, ठीक है। बट गौर करने वाली बात ये है कि जब इतने रिजल्ट आ जाने के बाद आंकड़े वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। साइंस की हालत तो काफ़ी ख़राब है। साइंस तो एकदम मैथ की तरह ही हो चुका है, जहाँ पर आप देखेंगे मैथ का लगभग 2.5 गुना था, तो साइंस का तो एक सीट पे एक भी नहीं हो रहा है, राइट। होम साइंस में और संस्कृत में भी कमोबेश वही हाल है, जहाँ पर एक सीट के सापेक्ष कुछ गुना ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉमर्स का रिजल्ट कुछ ठीक ठाक गया है हुआ है। अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। पक्ष ये कह रहा है कि वो आयोग की तरफ है कि आयोग ने बिल्कुल सही तरीके से और ट्रांसपेरेंट काम किया हुआ है। अब अगर ट्रांसपेरेंट काम किया हुआ है तो विपक्ष का ये कहना है, जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर आयोग ने पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट काम किया है तो आयोग क्या करे, हमारा जो रिजल्ट है वो जारी कर दे। इट्स लाइक कट ऑफ जो है वो जारी कर दे। अब यहाँ कट ऑफ जारी करने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 100 में से एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो ये कहे कि मैंने तो लगभग 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि उसकी जो मानक दक्षता है 40% अंक की और रिजर्व कैटेगरी की 35% अंक की, मैंने उसे क्वालिफ़ाई किया है। तो अगर आपने क्वालिफ़ाई किया है तो आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में कई बार आपसे कहा था, और उस कमेंट बॉक्स, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने कई बार कहा कि आपकी जो ओएमआर है उसको आप सँभाल के रखें। अगर कभी आपको ऐसा हो कि 8, 10, 15, 20 बच्चे कोर्ट जाकर कोर्ट केस कर रहे हैं तो उस वक़्त ओएमआर ही आपका एकमात्र सहारा हो सकता है। तो ये रही पक्ष और विपक्ष की बात। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपनी बातें रखना चाहते हैं तो मजबूती से रखिए, आपके पास सबूत होने चाहिए। सो यहाँ स्टूडेंट का पक्ष यही है कि हमारे इतने सही हैं बट फिर भी हमारा नाम नहीं आया है। तो वो जो सवाल है क्यों, इस सवाल का जवाब यकीन मानिए आयोग से बेहतर और कोई नहीं दे सकता।
आप किसी से ही पूछेंगे, किसी के पास भी जाके जवाब लेने की कोशिश करेंगे, कोई आपको सही जवाब नहीं देगा बिकॉज़ एवरीवन इज़ ऑल अबाउट देयर ओन डिलेमा। सो आप अपना ही जवाब तैयार रखें क्योंकि आने वाले जो सब्जेक्ट हैं स्पेशली इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स उसमें भी कमोबेश यही हाल होने वाला है जहाँ पर आप देखें हिंदी का जो रिज़ल्ट था वो 12% के आसपास गया, वो लैंग्वेज का सेक्शन था। उसी को फ़ॉलो करते हुए इंग्लिश की ये संस्कृत की भी हालत कुछ ऐसी रही, वो 12% तो नहीं जा पाया, उससे कम ही रहा। अब तीसरा जो लैंग्वेज का पोर्शन होने वाला है इंग्लिश का, सबकी उम्मीदें इंग्लिश और एसएसटी से टिकी हुई हैं कि इंग्लिश और एसएसटी में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को सीट के गुना बुलाया जाएगा क्योंकि अगर 15 गुना अभ्यर्थी उन्हें मिल ही नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो मुझे साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, तो इसका इंग्लिश और बाकी विषयों पर प्रभाव क्या हो रहा है? इसके कई सारे फैक्टर्स हैं बट फिलहाल इस वीडियो में हम 2 फैक्टर के बारे में बात करेंगे। पहला फैक्टर है मेल का, दूसरा फीमेल का, ये दोनों पे लागू होगा। मेल और फीमेल में आप देखेंगे जिन कैंडिडेट्स ने जिन भाई-बहनों ने ओबीसी यहाँ ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा था, उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम थी, तो 15 गुना अभ्यर्थी वहाँ बुलाए जाएँगे, तो वो सीट्स फुल हो जाएँगी। ओबीसी की सीट्स फुल हो जाएँगी, तो ये लगभग अपनी सीट के 15 गुना यहाँ पर, 15 गुना यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा कि बुला तो लेंगे, लेकिन ये सीट्स भर जाएँगी और जो जनरल की सीट्स होंगी, वो खाली चली जाएँगी। अब वो खाली चले जाने का मतलब क्या है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। जो कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरा है, वो उसी कैटेगरी के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपने जिस कैटेगरी में भी फॉर्म भरा है, आपके प्री में 15 गुना उसी कैटेगरी से बुलाए जाएँगे और उस कैटेगरी में अगर आप 15 गुना लेकर आ रहे हैं, तो आप मेंस के लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, चाहे वो हमारे मेल भाई-बहन हो या फीमेल भाई-बहन हो, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जनरली आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो 40% अंक हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत से अभ्यर्थी मिल जाएँगे और उनकी सीट्स जो हैं वो भर जाएँगी। जनरल की खाली चली जाएँगी। यहाँ खाली चले जाने का सेंस है कि उतने अभ्यर्थी होंगे ही नहीं क्योंकि जनरल के मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा, तो यहाँ की सीट फुल हो जाएगी और ओबीसी का भी यही हाल रहेगा। लेकिन बात हो जाती है एससी और एसटी की। एससी और एसटी में अगर वो 35% अंक का मिनिमम क्वालिफाइंग पार नहीं कर पाते हैं, जो कि 52.5 अंक होते हैं। यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को बहुत कन्फ्यूज़न था मार्क्स के लिए, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ 35% का 52.5 होता है और एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, तो वो होगा 105 नंबर। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखा होगा तो कुल अंक वहाँ पर 300 लिखे हुए हैं और टोटल क्वेश्चन जो आए थे वो 150 थे। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो हो जाएँगे वो 300 अंक। इसी तरीके से 40% का टोटल होगा 60 नंबर और 60 का दुगना करेंगे तो आपको 120 होगा। तो अगर हमारे एससी-एसटी के भाई-बहन अगर 105 नंबर लेकर आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, फ़िलहाल के लिए आप 105 नंबर पर सेफ़ हैं और यहाँ आप 120 नंबर पर सेफ़ हैं। क्योंकि सीटें तो खाली ही चली जा रही हैं, 15 गुना अभ्यर्थी अभी तक तो नहीं मिले हैं। तो अगर सीटें खाली चली जा रही हैं, तो इंग्लिश और बाकी विषयों पे इस रिज़ल्ट का फ़िलहाल तक के लिए जो अपडेट्स अभी तक आ रही हैं कि 16 से 23 फरवरी में जितने रिज़ल्ट्स जारी होने वाले हैं, उसमें इंग्लिश और बाकी विषयों पर यही है कि अपनी कैटेगरी में कम से कम वो 40% अंक और 35% अंक न्यूनतम जो चाहिए वो लेकर आएँ। बिकॉज़ अदरवाइज़ आपने चारों पीडीएफ देख ली होंगी, कॉमर्स, साइंस, होम साइंस और संस्कृत की। उन सारे में पैराग्राफ 1 की जो लास्ट लाइन थी कि 15 गुना योग्य अभ्यर्थी हमें मिले ही नहीं। तो इस वक़्त डर का माहौल सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि बाकी कैंडिडेट जो आपसे कह रहे थे कि मेरे 90, 95, 97, 83 सही हैं, उनको आप छोड़िए। उन पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिए कि क्या आप इस मिनिमम क्वालिफ़ाइंग अंक को प्राप्त कर रहे हैं? अगर पार कर रहे हैं तो यकीन मानिए जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता,
प्री का, तो आप तब तक सेफ़ हैं। जब तक आपका प्री का रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप सेफ़ हैं, और अपने लिए आप दुआ करते रहिए कि आपका हो जाए, क्योंकि आप मिनिमम क्वालिफ़ाइंग अंक 120 और 105 क्रॉस कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिज़ल्ट और ओएमआर। अब देखिए जिस तरीके से रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है, वो वाक़ई बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, और आप सभी लोगों की जो उम्मीदें रही होंगी वो थोड़ी-थोड़ी धूमिल होती जा रही होंगी। आपको अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस्ड रहना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आपके हाथ में जो था, आपके हाथ में था आपका हार्ड वर्क करना, और वो हार्ड वर्क आप कर चुके हैं। तो अब आपको इससे पीछे नहीं हटना है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अब परिणाम का वेट करना है, और आपका जो परिणाम होगा इंग्लिश और बाकी विषय का, वो भी भगवान करे अच्छा हो और आप सभी सेलेक्टेड हो जाएँ। रही बात यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और लिखा है ओएमआर का, मैंने फिर से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात की थी कि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा समूह है जो ये कहता है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था बट उनको मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी बात को एकदम मजबूती से रखें, और उस बात को मजबूती से रखने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए, और वो सबूत आपका एकमात्र है आपकी ओएमआर शीट। उस ओएमआर शीट को आप जितना ज़्यादा सँभाल के रखें, और उस पे आप अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी एकजुट होकर कहीं कुछ तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। बात रखने के लिए बहुत से साधन हैं, बट मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप ईमेल के थ्रू अपनी बात रखें। आरटीआई के थ्रू बात ना रखें, और उनसे कहें स्पष्ट तरीके से कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी मेरा जो 40% अंक और 35% अंक के ऊपर मेरे मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब किसी से बात अपनी अच्छी तरीके से रखते हैं, तो सामने वाला भी हमारी बात सुनता है। और जब वो हमारी बात सुनता है, तो उस बात का स्पष्ट तरीके से हमें जवाब भी मिलता है। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए कि रिज़ल्ट आने के बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं कि आप या तो अपनी जो ओएमआर है, उसको लेके आप मेल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तुरंत जवाब आपको नहीं मिलेगा, इट विल टेक अ टाइम। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो आने वाली आगामी परीक्षाएँ हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, आप इस पे फ़ोकस हो सकते हैं, और इस पे फ़ोकस होने के बाद अपनी तैयारियों को आगे की तरफ मोड़ कर सकते हैं। बट एक्चुअली में आप यहाँ भी फँसे हुए हैं और आप यहाँ भी फँसे हुए हैं। तो यही एक सुनहरा अवसर है आपके लिए, अगले 3 महीने में आप ये सारे एग्ज़ाम देख सकते हो, और ये यकीन मानिए आपका गोल्डन ईयर है। 2026 आपके लिए एक गोल्डन ईयर है, जहाँ पर आपको इतनी सारी भर्तियाँ मिल रही हैं। तो आप ओएमआर अपना मेल करके छोड़ दीजिए, डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेहतर होगा तो आपका रिज़ल्ट बन के आ जाएगा, वो बता देंगे कि क्या-क्या कमियाँ रही हैं। अदरवाइज़ उन्होंने तो साफ-साफ अपने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा ही है कि मेंस का रिज़ल्ट घोषित होने के बाद वो कट ऑफ जारी करेंगे। तो अगर आप ये हार चुके हैं, मान चुके हैं कि आपका नहीं होने वाला है, तब तो आप उसका वेट करिए। लेकिन आपको लगता है कि आप कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं और फिर भी आपके साथ गलत हुआ है, सो यू कैन गो फॉर दिस। आई होप दिस विल वर्क फॉर यू। अदरवाइज़ यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जो अगले 3 महीने में होने वाला है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, और मन लगा के तैयारी करें, और इस बार एक सीट अपनी पक्की कर लें। और हाँ, एक बात और मैं जाते-जाते कह दूँ कि अपने बुक्स पे फ़ोकस रहें। और जितनी लिमिटेड आप बुक्स रखेंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज़ बुक्स इज़ द ओनली वे दैट कैन हेल्प यू अ लॉट, लाइक फ्रांसिस बेकन हैज़ सेड। सो बेस्ट विशेस। आई होप आपको ये सारी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, तो प्लीज़ मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन साइनिंग ऑफ। बाय। जय हिंद एवरीवन।